नमस्कार बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न a special tense that's name is past indefinite tense. Okay, and this is very important for the SSC, CHSL and CGL also. So we are to learn first of all the main theme of the past indefinite tense, then we will go to depth, right? Okay, now focus on your screen and stay till the end of this video, right? Okay, first of all लेते हैं name. Tense name is past indefinite. And past indefinite tense, what happens in past indefinite tense? You know, there are two types of sentence like this, active and passive voice, and anything that happened before this time, anything that happened before this time, before present time, that's called past indefinite tense. Okay, any action that shows that any action which happened before this time is called past indefinite tense, right? Okay, good. So first of all we are to learn how many type of sentence can be created in past indefinite tense, like this one, active voice and passive voice. There are two type of sentence, mainly active and passive voice. Okay, दो प्रकार के वाक्य हमारे इस सेंटेंस के टेंस के अंदर क्रिएट किए जाएंगे मेरे बच्चों, जिसमें से हम लेते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव और पैसिव को पहचान जाएंगे, किस तरीके से वर्ब इसके अंदर फिलअप होती है, फिर हम इसके बहुत सारे जो होते हैं कंसेप्ट के किस किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट आता है, उन सारी कंडीशंस पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर पाओगे अगर आपने पूरा देख लिया तो। ओके, बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर मूवमेंट होता है मेरे बच्चों, तो एक्टिव वॉइस के अंदर दो प्रकार के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। दो प्रकार के जब सेंटेंस आते हैं, जिसमें से एक सेंटेंस होता है हमारा एक सिंपल सेंटेंस और एक होता है अपना नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेपरेट होता है एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव वन साइड होते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सबके साथ में आपको यूज करना होता है एमबी का सेकंड फॉर्म। बहुत इजी बात है, इन सारी बातों को आप जानते ही होंगे आई थिंक। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ में डिड आता है और एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। आई अगेन टेल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर रहे या आपका सब्जेक्ट प्लूरल में आए, सबके साथ एमबी का सेकंड फॉर्म। एंड अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाता है तो इस कंडीशन में भी आपको ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या हो प्लूरल, कैसा भी सब्जेक्ट है सबके साथ में डिड प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। इस तरीके से एक्टिव वॉइस हमारा कंप्लीट मान्य होता है। जब एक्टिव वॉइस के अंदर हम चल रहे होते हैं तो सेंटेंस देखेंगे वो सिंपल है या सिंपल नहीं है। सिंपल है एमबी सेकंड और नहीं है तो डिड प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, राइट। एंड सेकंड थिंग इज दैट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि इसमें आपको सब्जेक्ट स्पेशल या तो सिंगुलर वाला सेंटेंस होगा या आपका प्लूरल वाला सब्जेक्ट वाला सेंटेंस होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ में वॉज लगाना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट आने पर पैसिव वॉइस के वाक्यों में वर आता है। दोनों पॉइंट जो होते हैं मेरे बच्चों, ये एमबी का थर्ड फॉर्म अपने साथ में ले रहे होते हैं। वॉज प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म, वर प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म आने से वो वाक्य आपका पैसिव वॉइस के अंदर चला जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, बोला सर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस होता क्या है? बोला सर इसे भी तो ढंग से समझाओ, राइट। तो इस बात को समझ लेना यार, बहुत ईजी बात है। मैंने पत्र लिखा, इस पूरे सेंटेंस के अंदर लिखने का कार्य मैंने किया, राइट। मैंने पत्र लिखा, ओके। मैंने डांस किया, ओके। मैंने उसको पढ़ाया, ओके। तो यानी कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट दिए हुए एक्शन को कर रहा है, उसमें करता हुआ नजर आता है, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का होता है, राइट। अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक्शन को करता हुआ नजर नहीं आवे तो वो वाक्य आपका पैसिव वॉइस का होता है। आई रिपीट, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस में दी हुई एक्शंस को करता हुआ नजर नहीं आवे, उस एक्शन को प्ले करता हुआ नजर नहीं आवे, तो दिया हुआ वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर होता है।
जैसे इस बात को ऐसे समझेंगे, पत्र लिखा गया, डांस किया गया, चोरी की गई, वीडियो बनाई गई। ओके, इस पूरे सेंटेंस में जो भी आपने देखे और सुने, पत्र लिखा गया, ठीक है, तो पत्र, पूरे वाक्य का सब्जेक्ट पत्र आ रहा है, पत्र, तो इसमें लिखने कार्य किसी और ने किया होगा, जो लिखने कार्य किसी और ने किया और उसका उल्लेख हो नहीं रहा है बाकी की स्टार्टिंग में, और बाकी की स्टार्टिंग में आ गया पत्र, तो इट मींस कि पत्र जो है उस एक्शन को नहीं कर पाएगा, तो ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस के अंदर जाएगा, ठीक है। या जैसे पत्र लिखा गया ये वाक्य, या पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया, तब भी ये वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर होगा। क्लियर? चलो याद रखना, पैसिव वॉइस के अंदर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट आने पर आपको वर लगाना होता है, और एमबी का थर्ड फॉर्म। ओके गाइज, नेक्स्ट मैटर जो बनता है वो मेरे बच्चों बनता है, बोलो सर ये पास्ट इंडेफिनिट को हम कब कब फिलअप कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जहां पास्ट इंडेफिनिट की डिमांड होती है सेंटेंस के अंदर, और उस सेंटेंस के अंदर हम एमबी सेकेंड या डिड प्लस एमबी फर्स्ट या वाज एमबी थर्ड या वर प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म हम फिलअप करें, तो इन मतलब किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ये करना होगा, राइट। तो वो हमें समझना है। देखिए, अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में आपको कुछ स्पेशल वर्ड दे रखे हैं, जिन वर्ड्स को मैं अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूं, ध्यान से देखना, आप भी लिख सकते हैं उनको और माइंड के अंदर रखें। एगो शब्द का आना, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का आना। ओके, इसके अलावा एक वर्ड होता है टाइम प्लस एगो। जी हाँ, टाइम प्लस एगो, या तो ओनली एगो वर्ड आता है या टाइम प्लस एगो वर्ड आता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही जाएगा वाक्य। यदि मेरे बच्चों गलती से एगो प्लस टाइम आता है तो वाक्य में एरर है या एरर होगा, ये याद रखना। एगो प्लस टाइम नहीं होता, टाइम प्लस एगो होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा बिफोर प्लस टाइम। बिफोर के बाद टाइम का आना बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में ही जाता है, बट आपको यह भी याद रखना है टाइम प्लस बिफोर, टाइम प्लस बिफोर का आना वाक्य में एरर होता है। दो बातें याद रखनी है, अगर एगो देना है तो टाइम के बाद में आता है, और बिफोर देना है तो टाइम से पहले आता है। टाइम प्लस एगो पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर प्लस टाइम पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसमें कोई भी इंटरफियर होता है, इधर उधर होता है, तो वो सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर होता है, राइट। चलो, एंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। कोई भी पास्ट टाइम आता है लाइक दिस वे, यस्टरडे का आना, डे बिफोर यस्टरडे का होना, लास्ट के साथ में कोई भी टाइम या फेस्टिवल आ जाता है लाइक दिस वे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट होली, लास्ट दिवाली, लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग। आप इस तरीके से कोई भी टाइम रख सकते हैं लास्ट के साथ में। इसके अलावा लास्ट का एक और वर्ड याद रखना है प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। प्रीवियस और लास्ट के साथ में टाइम अगर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट की यात्रा कराता है, और पास्ट इंडेफिनिट में देखना होता है कि एक्टिव है या पैसिव वॉइस का वाक्य है, जैसा वाक्य उसके अकॉर्डिंग वर्ब डाल देते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा कोई भी भूतकालीन यानी गुजरा हुआ वर्ष, जिसे हम बोलेंगे भूतकालीन वर्ष, भूतकालीन वर्ष, जैसे सेंटेंस में आ जाता है इन 1835, इन 1998, इन 2016, इस तरीके का कोई भी वर्ड जो भूतकालीन वर्ष की ओर इंडिकेट कर रहा होता है, जो वर्ष गुजर गए होते हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य में ऐसा कोई टाइम है यानी गुजरा हुआ वर्ष है,
तो वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला सर इनके अलावा और क्या क्या हो सकता है। अब कुछ स्पेशल बातें याद रखनी है, स्पेशल पॉइंट्स पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड। ये ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं, अभी बहुत सारी बातें हैं लर्न करने को, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट। ये आप स्क्रीन ले सकते हो, ये लो। गुड। याद रखना एक्टिव और पैसिव में सिंपल सेंटेंस में एमबी सेकंड, सिंपल नहीं होने पर डिड प्लस एमबी फर्स्ट आता है। पैसिव वॉइस होने पर सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके चलो स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट निकल के आता है दो भूतकालीन एक्शन एक साथ घटित हों या एक सीक्वेंस में घटित हों तो दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। ध्यान देना, कोई भी पास्ट का कोई एक्शन है और उसमें दो एक्शन इंक्लूड किए गए किसी सेंटेंस के अंदर, दो एक्शन या तो वो एक साथ में ही हैपनिंग में आ रहे हो, एक साथ ही घटित होते हो, या एक के बाद तुरंत दूसरा घटित हुआ हो, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए टाइम का। ओके, टाइम का गैप होने पर फिर मैटर अलग अलग हो जाएगा, वो अलग टेंस का मैटर बनेगा। वहां पे एक सीक्वेंस में एक के बाद तुरंत दूसरा अगर होता है तो दोनों की दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। बोला सर समझ में नहीं है ये बात, तो इस बात को आप ऐसे समझेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हुए, सी डैश रिंग टू मोहित जस्ट बिफोर सी वेंट आउट। वह बाहर जाए उससे पहले तुरंत पहले उसने मोहित को रिंग किया, फोन लगाया। देखो सेंटेंस में आपने देखा कि ये जो सी है इसने काम किया रिंग, मतलब फोन ऑन किया होगा और फिर वो बाहर गई है। इसका मतलब क्या है कि जस्ट बिफोर, नॉट बिफोर। ध्यान देना, केवल बिफोर शब्द आता है तो उसमें गैप दिखता है सेंटेंस के अंदर, और जस्ट बिफोर आता है तो गैप खत्म हो जाएगा। दोनों के दोनों एक्शन एक सीक्वेंस में आते हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा। ओके, जस्ट शब्द के हटाने से मैटर थोड़ा सीरियस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बनेगा, वो अलग कंसेप्ट है, वो हम अगले टेंस के अंदर लेंगे जब पास्ट परफेक्ट के अंदर आएंगे। ओके, बिफोर के बहुत सारे स्ट्रक्चर चलते हैं। देखिए जस्ट बिफोर का आना इसका मतलब एक सीक्वेंस को बता रहा होता है, और ये सीक्वेंस अगर है वाक्य में तो वाक्य दोनों ही एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। जैसे यहां ये वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आया, एमबी का सेकंड फॉर्म है, इसी तरीके से रिंग को भी आप सेकंड फॉर्म के अंदर डालेंगे और राइट आंसर रैंक देंगे। सी रैंक टू मोहित जस्ट बिफोर सी वेंट आउट। ओके चलो, या आप दूसरा एक्शन देखिए, जैसे the chairman entered the hall all welcome
him. The chairman entered the hall. चेयरमैन ने हॉल में प्रवेश किया और सारे लोगों ने उसका स्वागत किया। ध्यान देना, दोनों एक्शन एक साथ नहीं हो रहे हैं। इधर चेयरमैन का एंट्री होता है, इधर उनका स्वागत करना होता है, राइट। दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो दोनों के दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चलते हैं। जिस तरीके से ये एमबी के सेकंड फॉर्म में आ रहा है तो ये भी एमबी के सेकंड फॉर्म में ही रहेगा। वेलकम का सेकंड फॉर्म वेलकम होता है। ओके, द चेयरमैन एंटर्ड द हॉल, ऑल वेलकम हिम। चेयरमैन ने हॉल में प्रवेश किया और सभी ने उसका स्वागत किया। इस तरीके से हम समझ सकते हैं दो भूतकालीन एक्शन एक साथ घटित हों या एक सीक्वेंस में घटित हों। इसमें आपने देखा ये सीक्वेंस है, इसने पहले मोहित को फोन किया है और फिर वो बाहर गई है, ये सीक्वेंस को बता रहा है। और इस सेंटेंस के अंदर दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक साथ घटित हों या एक सीक्वेंस में घटित होते हैं तो दोनों के दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट रूल का क्या कहना है? नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर वाक्य की स्टार्टिंग, यदि वाक्य की स्टार्टिंग निम्न पैटर्न से हो रही हो, निम्न पैटर्न से हो रही हो तो पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब वो पैटर्न क्या क्या है वो आप जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक एग्जाम में आने वाला टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नीचे वाला कंसेप्ट याद रखना, एगो टाइम प्लस एगो, बिफोर प्लस टाइम, यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट डे वीक मंथ ईयर और ये गुजरा हुआ वर्ष। ओके, ये सब पास्ट इंडेफिनिट की ओर आपको ले जाएगा। वाक्य, यदि वाक्य की स्टार्टिंग निम्न पैटर्न से हो रही हो, निम्न पैटर्न से हो रही हो तो पास्ट इंडेफिनिट आता है। इसमें से पैटर्न नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, पैटर्न नंबर 1 का कहना है कि इस तरीके से अगर वाक्य आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम। ओके, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है और यहां एक सब्जेक्ट आता है और इस जगह पे यहां एक ब्रैकेट में एग्जामिनर आपको वर्ब डालता है और कहता है इसका फिलअप करिए और नीचे 4 ऑप्शन डाल देता है, आपसे कहता है इस वर्ब को फिलअप करें। तो याद रखना अगर बाकी की स्टार्टिंग इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से अगर है तो दिया हुआ वर्ब ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है। अर्थात अगर नेगेटिव में डालेंगे तो डिड प्लस एमबी फर्स्ट आएगा और पॉजिटिव में डालते हैं सिंपल सेंटेंस में तो एमबी के सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, एमबी के सेकंड फॉर्म में। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को ऐसे समझेंगे, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर दिखता है और लिखता है, इसे लिखने में और दिखने में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट नजर आता है, बट इसका जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग वो प्रेजेंट की ओर इंडिकेट करता है। प्रेजेंट की, अनरियल पास्ट होता है, अनरियल पास्ट, रियल पास्ट नहीं होता, अनरियल होता है। जैसे इट इज 9 o'clock, it is 9 o'clock, I dash go to bed, full stop। नीचे ऑप्शन आता है go, I am going, went, will go। इस तरीके से अगर कोई ऑप्शन दे रखा है तो आपको याद रखना है कि बाकी की स्टार्टिंग इट इज 9 o'clock, इट इज 2 o'clock, इट इज 5 o'clock या डायरेक्ट इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है। जैसे और देखते हैं, इट इज हाई टाइम सुमन एंड भावना start their new business।
इट्स हाई टाइम सुमन एंड भावना डे स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस। उचित समय है सुमन और भावना ने अपना न्यू बिजनेस नया बिजनेस शुरू करने के लिए उचित समय है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन इसका जो ट्रांसलेशन जो होता है हिंदी के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट में इसका मीनिंग दे रहा होता है, बट रिटन वर्क इसका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चलता है। इट्स हाई टाइम सुमन भावना, तो राइट आंसर कर देना। और नीचे ऑप्शन में आता है इस तरीके से हैड स्टार्टेड, दूसरा ऑप्शन आता है स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन आता है स्टार्टेड एंड फोर्थ ऑप्शन आता है शुड स्टार्ट। तो मेरे बच्चों आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर वाक्य की स्टार्टिंग एट इस टाइम या एट हाई टाइम से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की एंट्री आपको देनी होगी। और पास्ट इंडेफिनिट देने के लिए सिंपल सेंटेंस में एमबी सेकंड का फॉर्म, एमबी सेकंड जो होता है वो यूज किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ एमबी फर्स्ट यूज किया जाता है। क्लियर? चलो, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है सी वाला, स्टार्टेड। सुमन एंड भावना स्टार्टेड देयर न्यू बिजनेस। इस तरीके से आपने आपने पैटर्न सीखा, आपने ए वाला पैटर्न सीख लिया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और स्पेशल पैटर्न के साथ में। ये मैं रफ कर रहा हूं, इसका एक शॉर्ट स्क्रीन लें। क्लियर? नेक्स्ट न्यू थिंग के साथ में और बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट को डेप्थ में समझने के लिए। जो पैटर्न चल रहा है हमारा, पैटर्न का कहना यह है अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी सब्जेक्ट से होती है और यहाँ पे मेरे बच्चों वुड रेदर अगर शब्द दे रखा होता है, वुड रेदर, और वुड रेदर के आगे यहाँ भी कोई सब्जेक्ट आपको मिलेगा और इस सब्जेक्ट के आगे इस जगह पे यहाँ एग्जामिनर आपको वर्ब फिलअप करवाएगा, बोला वर्ब डालिए, तो ये जो वर्ब है ना मेरे बच्चों, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आती है। याद रखना, सब्जेक्ट वुड रेदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आगे जब वर्ब की डिमांड होगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जाएगी। और पास्ट इंडेफिनिट जनरली बनेगा तो एमबी के सेकंड फॉर्म से हम बना रहे होते हैं और सिंपल है तो नेगेटिव तो डिड प्लस एमबी फर्स्ट बनाते हैं। राइट, चलो देखते हैं इससे रिलेटेड इस बात को ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। आई वुड रेदर, I would rather you dash go out for some time. I would rather you dash go out for some time. ठीक है, सब्जेक्ट I, would rather, ओके, सब्जेक्ट you। अब इस वर्ब को यहां डालना है और नीचे ऑप्शन में आता है गो